वेलकम टू रजा क्लासेज। रजा क्लासेज में आपका स्वागत है। ये भारतीय संविधान का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर आप देख लें। उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो मैं उसका यानी पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले है कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था वो देखेंगे। इसमें किया गया था, पहला प्रावधान ये था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का जो कार्यकारी परिषद था उसका विस्तार किया गया। नेक्स्ट है कि विभागीय प्रणाली शुरू किया गया। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं वित्त विभाग, गृह विभाग ना, ये सभी जो विभाग होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो इसकी शुरुआत 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया गया था और लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। यानी इसकी शुरुआत जो किया गया था कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था विभागीय प्रणाली। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। यानी क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया। जैसा कि हम लोग अभी देखते हैं कि जब हमारा संसद यानी लोकसभा जब सेशन में नहीं होता है, यानी लोकसभा जब भंग रहता है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यही चीज़ सेम गवर्नर जनरल को ये शक्ति दिया गया था कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन ये अध्यादेश का जो अवधि होता था मात्र 6 महीने होता था। यानी जो भी गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करता था उस अध्यादेश का जो अवधि होता था वो 6 महीने होता था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों की स्थापना करने की शक्ति दी गई। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि लगभग 6 राज्य में विधान परिषद का प्रावधान है। तो ये जो विधान परिषद की जो शुरुआत किया गया था तो वो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ही किया गया था कि बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत और पंजाब में गवर्नर जनरल के द्वारा विधान परिषद की स्थापना करने की शक्ति दी गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में, यानी इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। मतलब अभी तक जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया होता था उसमें भारतीय प्रतिनिधि, आप कह सकते हैं कि भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया था कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीयों को शामिल किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1873 ईस्वी का अधिनियम। तो इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। मतलब हम लोग देखे थे कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। तो यह 1873 ईस्वी के अधिनियम में क्या किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। तो इसके तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया। अंडरस्टैंड।
यानी ये डेट हमें याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया। और ये हमें अधिनियम याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा भंग किया गया। क्लियर है? तो दो तरह से सवाल बन सकता है। नेक्स्ट है 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इसकी क्या मुख्य विशेषता थी कि इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरू किया गया था। मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू किया गया था, यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरल शुरू किया गया था। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी प्रत्यक्ष चुनाव हम लोग उसको कहते हैं जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता वोट करती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वोट करता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यही हुआ कि जो भी हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं यानी जनता जो प्रतिनिधि चुनता है उसके द्वारा जो मत दिया जाता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसके माध्यम से राजस्व व्यय या बजट पर बहस करने का तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मतलब क्या हुआ कि जो राजस्व बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। जैसा कभी हम लोग जानते हैं जो भी लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है या विधानसभा का सदस्य होता है तो उसे ये अधिकार होता है कि वो बजट पर बहस कर सकता है या फिर प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका प्रावधान आप कह सकते हैं कि 1892 ईस्वी के द्वारा किया गया। क्लियर है? नेक्स्ट है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। यानी लॉर्ड मार्ले जो था भारत के राज्य सचिव था और मिंटो भारत का इस समय वायसराय था। इसीलिए ये कहलाता है मार्ले मिंटो सुधार। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है, तो आंसर होगा 1909। या ये भी सवाल बनता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आंसर होगा 1909। क्लियर है? तो इसमें किसी भी तरह घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रावधान क्या था कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। यानी क्या हुआ कि मुस्लिम समुदाय के जो भी सदस्य का चुनाव होगा वो मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा। इसी को कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। क्लियर है? मतलब क्या हुआ कि जो भी मुस्लिम सदस्य होगा यानी जो भी मुस्लिम सदस्य का चुनाव होगा वो उसका चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि जो एक तरह से सांप्रदायिकता का यानी सांप्रदायिकता एक तरह से शुरू हो गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक चुनावों का जनक, यानी अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि भारत में सांप्रदायिक चुनावों का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा लॉर्ड मिंटो। क्लियर है? नेक्स्ट है कि भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को नियुक्त किया गया। मतलब अभी तक क्या होता था कि जो भी भारत सचिव या फिर गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद था उसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता था, यानी भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा भारतीयों को
गवर्नर जनरल और भारत सचिव की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया। क्लियर है। तो इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। मतलब कि इसके द्वारा क्या किया गया कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य बनाया गया। क्लियर है। आई होप कि आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम समझ में आ गया होगा, 1873, 1892 का और 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसमें अगर आप इम्पोर्टेंट की बात करेंगे तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट है। 1892 से भी कई बार सवाल बन चुका है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इस स्लाइड में आप कहेंगे तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार है। इससे कई बार सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू था और वायसराय चेम्सफोर्ड था। इसीलिए 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। क्लियर है। तो इसमें जो विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया। जिस तरह भी हम लोग देखते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसी तरह 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदन व्यवस्था किया गया था, जिसमें जो प्रथम सदन था वो राज्य परिषद था, जैसे कि अभी हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और दूसरा जो सदन था उसका नाम था केंद्रीय विधानसभा, जिसे अभी हम लोग कहते हैं लोकसभा। क्लियर है। अगला है कि प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई। मतलब क्या हुआ कि प्रांत में द्वैध शासन शुरू किया गया। अगर सवाल ये बनेगा कि प्रांत में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है, आंसर होगा लियोनस कार्टियस। यानी क्वेश्चन अगर ये बनेगा कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक या प्रांतों में द्वैध शासन के पिता किसे कहा जाता है, आंसर होगा लियोनस कार्टियस। क्लियर है। अगला है कि इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया। यानी जो प्रांतीय विषय था, यानी जो प्रांत का जो विषय था, यानी प्रांत में किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, तो उसे उप श्रेणी में विभाजित किया गया। एक श्रेणी का नाम दिया गया आरक्षित और दूसरे का नाम दिया गया हस्तांतरित। तो आरक्षित में वित्त, भूमि कर, अकाल राहत, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, सिंचाई, ये सभी विषय था। आप एक एक करके देख सकते हैं कि बंदरगाह है ना, मोटर वाहन, श्रम कल्याण, खदान, कारखाने, बिजली, ये सभी विषय आरक्षित विषय था। हस्तांतरित में हम लोग देखेंगे तो शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय शासन, चिकित्सा सहायता, लोक निर्माण विभाग, जिसे हम लोग PWD कहते हैं, है ना, लोक निर्माण विभाग को हम लोग PWD कहते हैं, है ना, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो ये सभी क्या था, हस्तांतरित विषय था। क्लियर है। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विषय को 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया, जिसमें से एक था आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि एक आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था। इसमें हमें ये डिटेल में याद रखना है कि आरक्षित विषय में कौन कौन सा विषय था और हस्तांतरित में क्या था, ये नहीं याद रखना है। ये सिर्फ एक बार हम लोग ऐसे देख लेंगे, लेकिन हमें याद रखना है कि आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। क्लियर है। अगला है कि इस अधिनियम ने भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। मतलब क्या हुआ कि जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। क्लियर है।
इसलिए 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, यानी जो सिविल सेवक होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, है ना, तो इसकी भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का गठन किया गया। क्लियर है। तो ये सवाल कई बार बनता है कि यूपीएससी का गठन कब किया गया। आंसर होगा 1926। सवाल ऐसे ही बनता है कि यूपीएससी का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया, तो आंसर होगा ली आयोग। सवाल इस तरह ही बन सकता है कि यूपीएससी का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो आंसर होगा 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। क्लियर है। तो सवाल किसी भी तरह से बना के पूछा जा सकता है। अगला है कि सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों के लिए क्या किया गया, पृथक निर्वाचन सिद्धांत को विस्तारित किया गया। मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखे थे कि 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुस्लिम को एक अलग पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। मतलब उसमें क्या था कि मुस्लिम सदस्य का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकता है। तो उसी तरह 1919 ईस्वी के शासन के द्वारा क्या किया गया कि सिखों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए भी सेम प्रावधान किया गया, यानी पृथक निर्वाचन। क्लियर है। अगला है कि नोट में कि भारत में पहली बार, यानी भारत में पहली बार महिलाओं को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम के द्वारा मतदान का अधिकार दिया गया। ये हमें याद रखना है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1919। क्लियर है। तो इस तरह हम लोग 1919 का भारत शासन अधिनियम को देख लिए हैं। तो इसमें जो भी प्रावधान था हमें एक एक याद रखना है, क्योंकि इससे सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। अगर इससे सवाल अगर बनने की अगर हम लोग बात करें तो 1919 से एक सवाल ये बनता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम कहा जाता है। दूसरा सवाल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनेगा कि यूपीएससी गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो 1919। यूपीएससी गठन किस आयोग के द्वारा हुआ, तो ली आयोग की सिफारिश पर। यूपीएससी गठन कब हुआ, तो 1926। क्लियर है। तो इस तरह का सवाल बन सकता है। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका ज़्यादातर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसीलिए ये अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस अधिनियम में हम लोग अगर बात करेंगे तो 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियाँ। जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद होता है और अनुसूचियाँ होता है, तो उसी तरह भारत सरकार अधिनियम 1935 में 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूचियाँ। क्लियर है। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वो हम लोग देखेंगे। तो पहला विशेषता था कि अखिल भारतीय संघ, यानी यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 मुख्य आयुक्त क्षेत्रों तथा उन रियासतों से मिलकर बना था जो स्वेच्छा से संघ में शामिल हुई थी। मतलब क्या हुआ कि अखिल भारतीय जो संघ था 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 मुख्य आयुक्त क्षेत्र और जो देसी रियासत अपनी स्वेच्छा से शामिल हुआ था, ये सभी को मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। क्लियर है। अगला है कि प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, यानी जो भी प्रांत था, प्रोविंस था, उसके लिए ये अखिल भारतीय संघ में शामिल होना अनिवार्य था। लेकिन जो देसी रियासत था उसके लिए ये वैकल्पिक था, मतलब कि देसी रियासत के स्वेच्छा पर निर्भर था।
क्लियर है। लेकिन प्रांत के लिए ये अनिवार्य था कि अखिल भारतीय संघ में शामिल होना। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये लास्ट अधिनियम है, क्योंकि इसके बाद भारत देश को आज़ाद कर दिया गया था। तो ये 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये पारित किया गया था मेनली भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो इसमें क्या प्रावधान था कि 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया। मतलब क्या हुआ कि 4 जुलाई 1947 को, यानी ये ध्यान रखेंगे कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को यानी प्रस्तावित किया गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 18 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे मंजूरी दिया गया। मतलब सवाल अगर ये बनेगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तावित किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को। लेकिन अगर सवाल ये बनेगा कि मंजूरी कब मिला, तो आंसर होगा 18 जुलाई 1947 को। ये सवाल कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। मतलब जो इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी, 20 धाराएं। तो इस अधिनियम का जो मुख्य प्रावधान देखेंगे तो पहला जो प्रावधान था 2 डोमिनियन की स्थापना। मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उन्हें सत्ता सौंप देगी। मतलब क्या हुआ कि ये पहले ही ब्रिटिश संसद में ये तय कर दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को 2 देश भारत और पाकिस्तान बनेगा। क्लियर है। तो आज के बाद से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि भारत और पाकिस्तान बनने में यानी पाकिस्तान देश बनने में या कह सकते हैं भारत देश के बंटवारे में ना ही जवाहरलाल नेहरू का हाथ था और ना ही महात्मा गांधी का हाथ था। ये ब्रिटिश संसद में ही पारित हो गया था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि सत्ता का दायित्व दोनों डोमिनियन की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये प्रावधान किया गया था कि भारत और पाकिस्तान में क्या होगा कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा और जो सत्ता का दायित्व होगा यानी सत्ता का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो संविधान सभा को सौंप दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत और पाकिस्तान के लिए प्रत्येक अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होगा। मतलब एक एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगा जो उसके मंत्रिमंडल की सलाह पर नियुक्त किया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। मतलब क्या था कि यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था उससे पहले तक पार्लियामेंट के रूप में संविधान सभा ही कार्य कर रहा था। यानी जो विधान मंडल का कार्य करेगा वो संविधान सभा ही करेगा जब तक कि संविधान सभा द्वारा संविधान ना बना लिया जाए। क्लियर है। यानी जब संविधान सभा द्वारा संविधान बना लिया गया और जब संविधान हमारे देश में लागू हो गया तो उसके बाद से संसद विधानमंडल के रूप में कार्य करना शुरू किया जो आज तक कर रहा है। लेकिन संविधान लागू होने से पहले तक क्या था कि संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा था। तो ये सवाल कई बार बना है कि संविधान लागू होने से पहले विधानमंडल के रूप में कौन कार्य कर रहा था। आंसर होगा संविधान सभा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।
तो सबसे पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 2 वीडियो है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये भारतीय संविधान के इतिहास का चैप्टर समाप्त हुआ है ये 2 वीडियो में। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि संविधान सभा कैसे बना, यानी नेक्स्ट चैप्टर यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो संविधान सभा पर आएगा। ओके, थैंक यू।